इससे परेशान होकर एक बार भगत सिंह ने झुंझलाकर मुझसे कहा था, अरे यार पता तो लगा, पंडित जी ने झांसी में कोई डोल फंसा रखा है क्या। एक बार सतार तट पर रहते हुए आजाद एक अन्य साधु के साथ झांसी से लौट रहे थे। पुलिस के 2 सिपाहियों ने इन्हें रोका और थाने पर चलने को कहा। सिपाही भी खूब थे। संभवतः आजाद की हुलिया और इन्हें पकड़ने के लिए लंबी इनाम की बात उन तक भी आ पहुंची थी। वे इन्हें रोक कर बोले, क्यों तू आजाद है? ये बिना चौंके या सक पकाए दांत निपोड़ते हुए बोले, हैं? आजाद? आजाद जो है सो तो हम लोग होते ही हैं। हम तो आजाद ही हैं। हमें क्या बंधन है बाबा। हनुमान जी का भजन करते हैं और आनंद करते हैं। और भी बहुत सी बातें हुई। इन्होंने बहुत टाला। हनुमान जी को चोला चढ़ाने में विलंब होने की बात कही। हनुमान जी के संभावित कोप से कांप कर दिखाया, मगर वे पुलिस वाले ना माने और इन्हें थाने पर चलने के लिए मजबूर ही करने लगे। कुछ दूर तो आजाद बड़ी नम्रता से उनके साथ हो भी लिए, मगर जब देखा कि वे किसी प्रकार मानते ही नहीं तो फिर ये लौट पड़े और दृढ़ता से बोले, तुम्हारे थाने के दरोगा से हनुमान जी बड़े हैं। मैं तो हनुमान जी का हुक्म मानूंगा, तुम मानो अपने दरोगा का। इनकी बदली हुई आंख देखकर वे पुलिस वाले सहम कर रह गई। हनुमान जी बड़े हैं या दरोगा, इस संबंध में उन्हें भले ही शंका रही हो, परंतु उनकी किस्मत में उन्हें यह सब बुद्धि प्रदान कर दी कि यह हनुमान भक्त उनसे अवश्य तगड़ा है और इससे अधिक उलझना उनके लिए ठीक ना होगा। वे देखते रह गए और ये एक बार पीछे मुड़कर देखे बिना अपने हनुमान जी को चोला चढ़ाने चले आए। सतार डीमरपुरा में एक हत्या हो गई। कुछ डाकुओं के भी पास के जंगल में छुपे होने का संदेह पुलिस को हो गया और जांच पड़ताल और पूछताछ करने के लिए पुलिस की दौड़ धूप वहां बढ़ गई। आजाद नंबरदार के भैया के रूप में वहां सुरक्षित ही थे। नंबरदार के साथ इन हरिशंकर से भी पूछताछ हुई। पुलिस ने इनका ठोर ठिकाना भी पूछा। इन्होंने गंभीरता पूर्वक और बड़ी शांति से उत्तर दिया। ठोर ठिकाना भला साधुओं का होता ही क्या है। इसी सब झंझट से विरक्त होकर तो आजन्म ब्रह्मचारी रहने का व्रत लेकर सब कुछ छोड़ दिया है। व्रत के रूप में ही ठोर ठिकाना एक साधु से नहीं पूछना चाहिए, इससे उसका व्रत भंग होता है। आजाद ने फिर सतार और डीमरपुरा को छोड़ देना ही ठीक समझा। ये नंबरदार बंधुओं को समझा बुझाकर चले आए और झांसी में मास्टर रुद्र नारायण ने इन्हें नई बस्ती में मोहल्ले में एक मोटर ड्राइवर श्री रामनंद जी के यहाँ रख लिया। रामनंद जी को अपना बड़ा भाई बना लेने में आजाद को बड़ी देरी नहीं लगी। रामनंद के साथ वे एक मोटर कंपनी में काम करने लगे। झांसी में आजाद ने कांग्रेस नेताओं में श्री रावी घुल्लेकर, जिनका पूरा नाम है रघुनाथ विनायक घुल्लेकर, और श्री सीताराम भागवत से भी अपना संपर्क स्थापित कर लिया और ये लोग बनती सहायता आजाद को दिया करते थे। आजाद श्री आगो खेर से भी मिले थे। आजाद ने झांसी को क्रांतिकारियों का एक दृढ़ गढ़ बना लिया और पार्टी के सदस्य और सहानुभूति रखने वालों की संख्या भी पर्याप्त हो गई। आजाद काकोरी कांड के मुकदमे में फरार अभियुक्त घोषित किए जा चुके थे और उन्हें पकड़वाने वाले के लिए सरकार द्वारा हजारों रुपयों के इनाम की घोषणा हो चुकी थी। मगर आजाद बड़े हल्के दिल से झांसी में एक मोटर कंपनी में मोटर का काम सीख रहे थे। वे मोटर चलाने की परीक्षा झांसी के पुलिस सुपरिटेंडेंट को दे आए और उससे मोटर ड्राइवरी का लाइसेंस भी ले आए। बुंदेलखंड मोटर कंपनी में काम करते हुए एक दुर्घटना हो गई। शक्ति का काम कोई ना कर सके, उसे अगर आजाद ना करे तो आजाद ही कैसे। एक मोटर का हैंडल लगाकर सब थक गए, पर वह किसी से लगता ही न था। तब आजाद कमर कसकर आगे आए। लोगों ने बहुत मना किया, परंतु अपनी शक्ति को दी गई चुनौती अस्वीकार करना आजाद जानते ही न थे। उन्होंने जोर से हैंडल मारा
और वह बड़ी शक्ति से बैक हुआ। आजाद के हाथ की हड्डी टूट गई, बड़ी पीड़ा हुई। लोग तुरंत इनको अस्पताल ले गए, वहां इन्हें क्लोरोफॉर्म दिया जाने लगा। आजाद बड़ी मुसीबत में पड़ गए। ये कई लोगों को क्लोरोफॉर्म की बेहोशी में ऐसी बातें बकते सुन चुके थे जिनको वे छुपाए रखना चाहते थे और होश की हालत में कभी उन्हें जबान पर ना लाते। आजाद को शंका हुई कि कहीं बेहोशी की हालत में उनकी भी यही दशा हुई तो गजब ही हो जाएगा। आजाद ने क्लोरोफॉर्म लेने से इनकार कर दिया और बिना क्लोरोफॉर्म लिए ही आप हड्डी जुड़वाने को तैयार हुए। मगर भला डॉक्टर कब मानने वाला था। उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया। ये भी ऑपरेशन की मेज से उतर आए और बोले, रहने दीजिए, किसी गडरिये से ही ठीक करा लूंगा। वे लोग बिना क्लोरोफॉर्म दिए ही हड्डी बैठा देते हैं, मगर मित्रों ने इन्हें मजबूर कर दिया। लाचार इन्हें क्लोरोफॉर्म लेना ही पड़ा। क्लोरोफॉर्म देते समय डॉक्टर ने इनसे कहा, अब राम राम कहते रहिए। ये झुंझलाए तो थे ही, पीड़ा भी असह्य हो रही थी। बोले, जी हाँ, अब हाथ टूट गया है और दर्द हो रहा है तो राम राम कहूँ, मुझे खुदा से भी घिघियाना नहीं आता। डॉक्टर भी झल्लाया, अच्छा तो हाय हाय ही कीजिए। क्लोरोफॉर्म लेते ही आप बोले, हाँ हाय हाय करना इतना गलत ना होगा। अंततः गिनती गिनने पर समझौता हो गया और काफी क्लोरोफॉर्म लेने के बाद आजाद बेहोश हो गए। हाथ की हड्डी तो डॉक्टर ने बैठा दी, परंतु जिस बात की आजाद को आशंका थी वह शायद कुछ हो गई। आजाद जब होश में आए तो देखा कि डॉक्टर अब उनके प्रति पहले से अधिक सद्भावना से बोल रहा है। उसने कहा, तुम्हारा हाथ अब ठीक है, फिक्र मत करो। तो आशा करता हूँ इसका उपयोग तुम अपने देश के हित में वीरता से करोगे। यह बात सन 1927 की है। हड्डी बैठवा आने के बाद जब आजाद ने यह घटना मुझे सुनाई तो उस समय मैं इतना कल्पनाहीन था कि मैंने उससे यह भी नहीं पूछा कि डॉक्टर कौन था, हिंदुस्तानी या एंग्लो इंडियन या अंग्रेज। जो भी हो, यदि उस डॉक्टर को बाद में यह पता चला होगा कि जिस हाथ को उसने उस दिन बैठाया था और उसे देश हित में वीरता से प्रयुक्त किए जाने का अनुरोध किया था, उस हाथ ने क्या पराक्रम दिखाया, तो उसका हृदय बहुत उद्वेलित हुआ होगा। और यदि वह भारतीय रहा होगा तो क्या आजाद के पराक्रम में उसने अपने को भी साझीदार न अनुभव किया होगा। हम लोग झांसी के साथी उस समय 17-18 वर्ष के अनुभवहीन अल्लड़ नौजवान ही तो थे। उपन्यास पढ़ते समय हम लोग चाहे कितने भावुक हो जाते हों, उपन्यास के वीर नायक से हमें चाहे जितनी सहानुभूति हो जाती हो और उस काल्पनिक नायक की कष्ट में सहायता करने की हमारी चाहे जितनी इच्छा होती हो, परंतु व्यवहार में हम बड़े ही हृदयहीन नहीं तो कल्पनाहीन अवश्य थे। आजाद का हाथ टूट गया, उन्हें कितनी पीड़ा हुई होगी, उठने बैठने में कितना कष्ट हुआ होगा, आदि बातों की हमने कोई विशेष चिंता नहीं की। टूटा हाथ फुल स्लिंग यानी झोली में डाले आजाद स्वयं एक दिन मुझसे मिलने मेरे घर आए। मैं दरवाजे के सामने सड़क पर खड़ा अपने एक सहपाठी से बातें कर रहा था। आजाद हमारे पास न आकर दूसरे दरवाजे पर खड़े हो गए। मैं इतना कल्पनाहीन था कि आजाद टूटे हाथ की पीड़ा भरी झोली संभाले खड़े रहे और मैं अपने मित्र से हंसी मजाक की बातें करता रहा। आखिर सब्र की भी हद होती है। आजाद वहां से वापस चल दिए। मैं बुलाता ही रहा पर वे वापस ना मुड़े। तब कहीं मुझे लगा कि मुझसे कुछ अनुचित व्यवहार हो गया है। न जाने किस आवश्यकता से वे आए होंगे। उस दिन उन्हें कुछ खाना खाने को भी मिला होगा या नहीं। दूसरे दिन आजाद फिर आए। मैंने सहमे हुए पूछा, कल आप चले क्यों गए थे? वे कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, चला न जाता तो क्या करता, गंदे कपड़े पहने हूँ, हफ्तों से नहाया नहीं हूँ, बदन से बदबू आ रही है। इन गंदे कपड़ों को पहने ऐसी गंदी हालत में तुम्हारे पास तो आ सकता हूँ, मगर तुम्हारे मित्रों के बीच थोड़े ही खड़ा हो सकता हूँ। खैर, मैं तुम्हारे हृदय को पहचानता हूँ। मेरी उपेक्षा करना तुम्हारा उद्देश्य नहीं था, परंतु फिर भी तुम्हें समझना चाहिए
अपनी ही धुन में ना रहा करो, कोई और होता तो बुरा मानता। मैं बहुत लज्जित हुआ, परंतु इस अप्रतिम हालत में उन्होंने मुझे बहुत देर तक नहीं रहने दिया और बड़े ममत्व से आवश्यक बातों में लगा लिया। आजाद झांसी में हम सब साथियों के घरों में भी बिल्कुल घुल मिल गए। साथी सदाशिवराव, मलकापुरकर, विश्वनाथ, वैष्णवपायन और मेरे घर को तो उन्होंने बड़ी खूबी से अपना घर बना लिया। मेरी माँ के वे प्रिया बेटा बन गए। माँ के शब्दों में सुशील लड़का तो सब हरिशंकर है।